और मैंने बताया था ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है ना, दैट मीन्स इट इज ओके। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप? थर्ड क्वेश्चन में ये वाला रिंग देखिए आप, कौन सा रिंग एक्सपेंड होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड? यहाँ पे तो 6 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो नहीं होगा, वैसे भी 6 ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला होगा, ये 5 है अभी, ये 5 एक्सपेंड होके 6 बन जाएगा, राइट? तो राइट साइड रिंग आपका एक्सपेंड होगा, इसको 1, यहाँ पे 2 और इधर 3 मान लीजिए। 2 एंड 3 को ब्रेक कर लीजिए आप। नोट्स, आप सभी लोग नोट्स से बनाइए, आपने नोटबुक में बनाइए। तो 2 एंड 3 को ब्रेक कर लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस को ज्वाइन कर दीजिए आप। ओके, इस तरह से प्लस माइनस आपका ये न्यूट्रल होके एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या इसको मैं सिमेट्रिकली ऐसा लिख दूं, सिमेट्रिकल करके 1 2 3 4 5 6, कैन वी राइट लाइक दिस? और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ऐसा करने से प्रॉफिट क्या हुआ, पहले ये 6 और ये 5 था, 5 mm में थोड़ा सा क्या था, एंगल स्ट्रेन था, अभी दोनों 6 हो गए, मतलब दोनों ही मोर स्टेबल रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दिस इज मोर स्टेबल। ओके, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फोर्थ में बनाइए, इस फोर्थ में इसका रीअरेंजमेंट करके बताइए किस तरह से होगा, ऑल ऑफ यू। बताइए पहले कौन सा रिंग एक्सपेंड होगा, लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3, 2 3 ब्रेक कर दीजिए। आप ऐसा समझो, ये 2 3 के बीच का जो बॉन्ड है, इसको 1 3 1 3, इसको बॉन्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट बना दूं, अभी आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 और 3 के बीच में। तो अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? 2 3 के बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया 1 3, इसको बॉन्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड शिफ्ट। या फिर जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख लेते हैं। इसको रीअरेंज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं,
क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, रीअरेंज कर, ये 6 था, इसको ऐसा लिख दिया। ओके, अभी बताइए इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इज इट मोस्ट स्टेबल और एनी अदर पॉसिबिलिटी इज देयर? लो सी राइट साइड वाले रिंग को, राइट साइड वाला रिंग भी एक्सपेंड हो सकता है, मतलब एक तो 6 हो गया, अब राइट साइड वाला भी 6 में कन्वर्ट हो सकता है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो 2 3 के बीच का बॉन्ड है उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है 1 3, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। तो लेफ्ट साइड वाला तो 6 था, लेफ्ट साइड आपका क्या है 6 है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको सिमेट्रिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताइए। अदरवाइज आप ऐसा कर लीजिए जैसा मैंने बताया था आपको, इसको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊं मैं, इधर प्लस कर लो इधर माइनस कर लो, फिर प्लस माइनस को ज्वाइन कर देना, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया आपको? पहले लेफ्ट वाला रिंग एक्सपेंड हो गया, फिर राइट वाला रिंग एक्सपेंड हो गया, दोनों 6 में कन्वर्ट हो गए, पहले दोनों 5 5 थे। इससे बताइए रीअरेंजमेंट होगा क्या? यहाँ पे 6 के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 नंबर तो मोस्ट स्टेबल होता है, क्या 6 7 में जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर 6 5 7 4 3, ये ऑर्डर होता है। तो 6 7 में तो नहीं जाएगा, जनरली नहीं जाता है, 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड नहीं होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेगा आपको। सपोज मान लिया आपने एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर सपोज इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग 1 2 एंड 3, अगर इसको आपने एक्सपेंड किया, ये आपका क्या हो जाएगा 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से मैंने क्या किया, प्लस माइनस को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये प्लस माइनस को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये 7 बन जाएगा। इधर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ये बनेगा,
ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग है। अब इसमें प्रॉफिट ये है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा और बैक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है किसी भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है। ये बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा, बैक बॉन्डिंग के लिए 6 7 में कन्वर्ट हो सकता है। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो फिर 6 7 में नहीं कन्वर्ट होता। ये बैक बॉन्डिंग होने के लिए ही 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड में कन्वर्ट हुआ है। दैट मीन्स जनरली 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। बट अगर 6 मेंबर्ड रिंग एक ही कंडीशन में एक्सपेंड हो सकता है, अगर इसको बैक बॉन्डिंग का प्रॉफिट मिल रहा है तभी आपका 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंड होगा, अदरवाइज आपका एक्सपेंड नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज मिथाइल होता, ये OH नहीं होता, सपोज यहाँ पे CH3 होता तो आपका एक्सपेंड नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे OH की जगह पे CH3 होता तो एक्सपेंड नहीं होता, क्योंकि वहां पे CH3 बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता। तो 6 7 में तभी कन्वर्ट होगा अगर वहां पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो। ये बात समझ में आ रहा है? सो दिस विल इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करके बताइए। सर वो जो रिंग है अगर CH3 होता है तो वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ हाँ, फिर वो रीअरेंजमेंट नहीं करता, फिर आप बोलते हैं नो रीअरेंजमेंट। करेक्ट आंसर होता है नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखिए 6 वाले में आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रीअरेंजमेंट होगा, मल्टीपल टाइम रीअरेंजमेंट होगा। बताइए यहाँ पे कैसे रीअरेंजमेंट होगा? देखो अंदर वाला रिंग तो आपका 6 है, ये तो एक्सपेंड होगा नहीं। प्रॉब्लम किसको है? 3 मेंबर्ड रिंग को प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेन्ड होता है। दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग क्या एक्सपेंड होकर 4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। एक्सपेंशन जब होता है, इसको 1 यहाँ पे 2, इसको 3 मान लीजिए आप। सो 2 3 का बॉन्ड क्या होगा? 1 3 के बीच में आ जाएगा ब्रेक। यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से 2 3 का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और 1 और 3 के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा ना। और ये तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक एटम शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? आप प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं जैसा मैंने बताया था। तो 2 3 का बॉन्ड शिफ्ट होके 1 3 के बीच में आ गया। तो ये 4 मेंबर रिंग हो गया, थोड़ा स्ट्रेन कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला रिंग भी तो एक्सपेंड हो सकता है। ये 3 मेंबर रिंग, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये वाला एक्सपेंड होगा। बताइए समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस तरह से आप बना सकते हैं क्या? तो ये आपका जो 3 था वो आपका 4 हो गया, दूसरा वाला जो 3 मेंबर रिंग था वो 4 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, वो न्यूट्रल हो जाएगा, एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया इधर। अब क्या होगा? इसी तरह से अदर रिंग्स भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 1 by 1 स्टेप होगा और सभी 3 मेंबर्ड रिंग
4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, 3 बार करेंगे यहाँ पे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका इस तरह से बनेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अब अगर आप करेंगे, सपोज मान लिया 4 से, फिर यहाँ पे 4 के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद क्या होगा, दूसरे साइड से एंगल डिक्रीज हो जाएगा, दूसरे साइड से स्ट्रेन आ जाएगा। सपोज मान लीजिए इसको अब अगर आप फिर से आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो नहीं हो पाएगा एक्सपेंड। यहाँ पे देखिए, इसको आपने सपोज ब्रेक किया 1 2 3, यहाँ पे आपने क्या कर दिया 5 नंबर रिंग, तो यहाँ पे 2 एटम्स के बीच में 5 नंबर रिंग नहीं बन पाएगा। ऐसा रिंग बनेगा क्या? 1 2 3 4 5, मतलब एक यहाँ पे एटम आ जा रहा है ना, तो फिर 5 नंबर रिंग नहीं बन पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा बनने। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अगर इस 4 को आप 5 बनाओगे तो बीच में एक एटम आ रहा, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा 6 नंबर रिंग, फिर 6 नंबर रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? तो सभी 3 नंबर रिंग 4 में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट केस हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट केस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक केस में हो सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस टेक्स प्लेस when positive charge is present inside the ring. Generally it takes place in 4 membered ring. ओके, सपोज मान लिया इस तरह से, मतलब रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन बताया था मैंने? एक्सपेंशन के लिए कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसा। इन दोनों केसेस में एक्सपेंशन होता है। अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? 4 मेंबर तो ज्यादा स्टेबल होता है, क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है? एक बार देखते हैं हम लोग। मान लीजिए सपोज 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बोला था, पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे एक बॉन्ड ब्रेक करके। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? अब इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस को ज्वाइन कर दो आप, क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा। और ये क्या है? सीपीएम। और मैंने बोला था सीपीएम इज वेरी स्टेबल। सीपीएम में क्या होता है? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है।
तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसके सिग्मा के इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, राइट। सो 4 मेंबर्ड रिंग 3 में तभी कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको सीपीएम का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ओनली वन केस में आपका कन्वर्ट हो सकता है। अदर केसेस में 4 मेंबर्ड रिंग 3 में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक ही केस में होता है, when the positive charge is inside the ring and it generally takes place in 4 membered ring. So 4 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान देना कि अगर सीपीएम बनता है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज हमें पता है 4 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 3 से। यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसको सीपीएम का प्रॉफिट मिल रहा है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। दिस इज वेरी स्टेबल कैटायन बिकॉज ऑफ सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था ये जो सीपीएम होता है ये बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाले कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ऑल्दो इट हैज रेजोनेंस, देन आल्सो सीपीएम इज मोर स्टेबल देन दिस। बात समझ में आ रहा है आपको? सीपीएम का फुल फॉर्म होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये आपको 3 था इसलिए मैंने साइक्लोप्रोपाइल बोला, एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो इसलिए मिथाइल बोल रहा हूं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। सो कार्बोकैटायन के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। प्रिपरेशन, सो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय free radicals are generated by homolytic fission of bond, or you can say that homolytic fission. होमोलिटिक फिजन क्या होता है? जैसा आपको नेम से दिख रहा होगा, होमो मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मान लो इथाइल इथेन है, और इथेन को हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट से। तो हमें पता है सनलाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होता है h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। और अगर इस सनलाइट की एनर्जी इस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास जाएगा, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो क्या यहाँ पे इस टाइप का 2 ग्रुप्स बनेंगे? बताइए। इसको बोलते हैं, अगर किसी कंपाउंड के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल, राइट। दिस इज कॉल्ड मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर मान लिया हेट्रोलिटिक फिजन होता तो क्या बनता है?
हेटेरोलिटिक फिजन, सपोज इथेन का हेटेरोलिटिक फिजन होता, हेटेरोलिटिक फिजन मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ए और बी के बीच का बॉन्ड है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाए, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। तो हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होगा, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन गया है उसके ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा और जिससे दूर गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले गए, मतलब एक कैटायन बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, दूसरा कार्बोनायन बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? मीन्स जब हमारा हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो कार्बोकैटायन कार्बोनायन का जनरेट होते हैं, और अगर आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में तो वहां पे रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? So we'll get two methyl radicals, two methyl radicals, two moles of methyl radical. Is it clear? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए हाफ एरो बनाया है, इधर दोनों टू इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे फुल एरो बनाया। बताइए मुझे रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? रेडिकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 एंड 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो रेडिकल कैसे स्पीसीज होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? रेडिकल कैसे बनते हैं? अब देखिए आप, तो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल कब बनते हैं? फर्स्ट है आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब आपको रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि इस टाइप का फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा या हेटेरोलिटिक फिजन होगा? तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि होमोलिटिक फिजन या रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा, अगर आपको क्वेश्चन में सनलाइट दिया है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाई टेम्परेचर, एंड थर्ड इज हाई टेम्परेचर मीन्स ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस, greater than 500 or 600, right? And third is in presence of peroxide. Peroxide क्या होते हैं? Compounds which contain peroxy linkage, इसको बोलते हैं peroxy linkage। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस टाइप के बॉन्ड को peroxy linkage बोलते हैं। This is called peroxy linkage. ओके, बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं आर, तो आपका कोई भी हो सकता है, आर कोई एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये हो सकता है इसका। क्लियर? सो फ्री रेडिकल, सनलाइट, हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। थ्री कंडीशन। नाउ वी विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 7। नेक्स्ट वन इज नेचर। नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं, या फिर नहीं, आइदर वन ऑफ दैट, नॉट ऑल। मैंने ये बोला आपको कि एनी वन बोला, नॉट ऑल, आइदर दिस और दिस और दिस, एनी वन। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी बोलते हैं पेयर में,
अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो लेविस एसिड बोलते हैं। यहाँ पे इसको लेविस एसिड नहीं बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट दे आर नेदर लेविस एसिड नॉर इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तभी हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज को हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, लाइक AlCl3, FeCl3, BF3, DCl3, ये सब आपके लेविस एसिड है। CH3 प्लस, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। थर्ड वन इज मोटिली स्ट्रक्चर। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होता है। सपोज मान लिया मैं CH3 रेडिकल की बात करता हूं, तो ये आपके CH3 क्या हो गया, सपोज ये XY प्लेन में है, यहाँ पे जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है। मतलब ये कौन से डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस में होगा। सपोज मॉलिक्यूल आपका XY प्लेन में है, CH3 XY प्लेन में, तो उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ दिस unpaired electron is present in अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है। और मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों लोब एक जैसे होते हैं। अनहाइब्रिड का मतलब जिसने मिक्सिंग नहीं किया है किसी और ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो मुझे बताइए इसका शेप कैसा होगा, शेप या स्ट्रक्चर कैसा बोलेंगे बताइए? ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे इसको, तो आप इग्नोर करेंगे। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर। बच्चे हाइब्रिडेशन क्या होगा? अच्छा एक बात ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर 3 होगा, और स्टेरिक नंबर 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कौन से होंगे? अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ऐसे सभी ग्रुप, ऐसे जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या ऐसा लिख सकता हूं? मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये बात समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेंगे? प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई। मैंने आपको बताया था रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, whether it will be paramagnetic or diamagnetic, so since unpaired electron is there, so it will be paramagnetic. अब नेक्स्ट बात यह है कि क्या इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटायन के जैसा? तो आंसर है नो, रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? चेक कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताइए, क्या इसमें किसी को डाउट है? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा था, यहाँ पे भी जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे। मतलब मोस्ट स्टेबल रेडिकल को सबसे पहले लिखेंगे और लीस्ट स्टेबल रेडिकल को सबसे बाद में। तो क्या आप बता सकते हैं मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक नहीं, रेडिकल कभी एरोमेटिक नहीं हो सकते, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 चाहिए ना, मतलब इवन इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर रेडिकल है तो क्या इवन हो सकता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो ऑड होगा ना फिर तो रेडिकल तो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकते। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा। This is the overall stability of all the radicals. Most stable radical is this. Why this is most stable? Means radical connected to 3 phenyl ring. Because of इन सभी में क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में भी सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा? जिसमें 3 phenyl ring अटैच है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे रेडिकल अगर आपसे पूछा है कितने कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज होगा, सी रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड, तो वही जैसा आपका कार्बोकेटायन में हुआ था ऑर्थो पैरा। अब तो हाउ मेनी कार्बन एटम द रेडिकल विल बी डीलोकलाइज्ड? पहले वाले में बताइए। 10 कार्बन तो होगा। तो अगर 3 फिनाइल है तो 10 कार्बन, 2 फिनाइल होंगे तो कितने होंगे? 7। और अगर 1 फिनाइल होगा तो जस्ट लाइक कार्बोकेटायन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। सो मोर द डीलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी, वही वाला फैक्ट लगाया हमने। यहाँ पे 10 कार्बन पे डीलोकलाइजेशन, इधर आपका 7 कार्बन, इधर आपका 3+1 4 कार्बन, और यहाँ पे 2 कार्बन पे डीलोकलाइजेशन। अब इसके बाद वाले इन सभी में क्या हो रहा है बताइए? इन सभी में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इधर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। और हमें पता है रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए रेजोनेंस वाले को पहले लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को बाद में लिखा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? जैसे कार्बोकेटायन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल ऑर्डर चलता है। पहले रेजोनेंस वालों को लिख दिया, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वालों को लिख दिया। नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होता है।
वहां पे सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है, इधर एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है, वो वाला एक्सेप्शन ओनली कार्बोकेटायन में होता है। ओके, क्लियर ना। अब यहाँ पे देखें, इसके पहले यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा CH3 रेडिकल में। इसके बाद कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहां से बाद आपका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लगेगा। इसके पहले तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखने को मिला आपको, चाहे वो रेजोनेंस हो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस CH3 के बाद डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका हाइड्रोजन sp2 है, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करके इसको क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे दो sp2 लगे हुए, दोनों तरफ से विड्रॉ करेगा, दोनों तरफ से परेशान करेगा। और यहाँ पे तो sp लगा हुआ है, ये तो भयानक ही परेशान करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसके साइड में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं अटैच होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है आपको? जस्ट लाइक कार्बोकेटायन। पर लास्ट वाला लिस्ट स्टेबल क्यों है? अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स रूल। ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज 8 कार्बन पे ना ही रेडिकल आ सकता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और ना ही डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर इनमें से कोई एक हुआ तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये फिर प्लेन में आ जाता है। ये जो ऊपर की तरफ एक्चुअल में होता है, ये प्लेन में आ जाएगा, और प्लेन में आएगा तो रिपल्शन करेगा, फिर अनस्टेबल हो जाता है। प्लस आई वाले ग्रुप, प्लस आई इसमें हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, इधर थ्री साइड से प्लस आई हो रहा है, यहाँ पे 2 साइड से और यहाँ पे 1 साइड से। तो चाहे आप इसको प्लस आई से एक्सप्लेन कर लो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर लो, दोनों एक ही बात है, राइट? हाँ बताइए, डाउट क्या है बताइए। यहाँ पे प्लस आई हो रहा है ना? हेलो सर। हाँ बताइए। सर आपने बोला था कि ये जो डबल चेन होता है, मतलब डबल रिंग, इसमें sp3 होने की वजह से ये प्लेन में आ जाता है, ऊपर का जो ब्रिज होता है। sp2 होने की वजह से प्लेन में आता है। तो सर बाकी सब भी तो sp2 है, मतलब ये साइड पे भी तो sp2 ही है। किधर sp2? यहाँ पे ये वाले की बात करो, इधर। हाँ हाँ। ये sp2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है या नहीं? अच्छा हाँ। किधर है? हिडन हाइड्रोजन नहीं है? हाँ sp2 नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में ये ऐसा था, ये कंपाउंड ऐसा था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था। अब ये क्या होगा, इसका होमोलिटिक फिजन हो गया, और होमोलिटिक फिजन होने के बाद ये रेडिकल बन गया, मतलब एक तो हाइड्रोजन इसका गया, ये ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, बाकी सभी sp3 है। ये sp2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये sp2 हुआ, इसका मतलब ये फिर ये वाला जो ग्रुप है ये प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेन में आ जाएगा, और ये अगर ये प्लेन में आ गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा। ओके सर, एटम्स काफी क्लोज हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली ये जो आपका एटम है ना, ये 3D में होता है, ये बाहर होता है, ऊपर की तरफ होता है। बात समझ में आ रहे हैं? ऊपर की तरफ होता है, ट्रायंगल, पिरामिड की तरफ। बीच वाला जो कार्बन है पिरामिड की तरह ऊपर होता है। अगर ये आपका रेडिकल नहीं होता तो, अगर रेडिकल नहीं है तो पिरामिड की तरह ऊपर है, 3D में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे यहाँ पे रेडिकल बना दिया, अब ये प्लेन में आ गया, मतलब सभी XY प्लेन में आ गए, और सब XY प्लेन में आ गए तो सब एक दूसरे से टकराएंगे। ये वाला हाइड्रोजन है, इसका कार्बन, इसीलिए आपको मैंने ये बोला कि ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 नहीं आ सकता। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? आप क्वेश्चन लिखिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको।
हाँ, फर्स्ट में बताइए क्या ऑर्डर होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, एससी होगा, यहाँ पे अल्फा 1 है, इधर अल्फा कितना है बता लो, 3 2 5 2 7, यहाँ पे अल्फा कितने हैं, 3 है। मोर द अल्फा मोर इज द स्टेबिलिटी, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 देन 1, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट सेकंड। सेकंड में देखिए क्या होगा, सेकंड में यहाँ पे देखिए ये वाले में रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे एससी होगा, यहाँ पे एससी होगा, और एससी में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पे एससी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस एचसी दोनों होगा, रेजोनेंस प्लस एचसी दोनों। यहाँ पे अगर एचसी होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, इस पूरे सिस्टम से देखो, रेजोनेंस तो एक ही जैसा होता है, रेजोनेंस सेम, दोनों में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बताना, 3 2 5 एंड 2 7, यहाँ पे कितने, 1 और 2 3। तो अब बताइए ऑर्डर क्या होगा, पहले रेजोनेंस वाले लिखो, और रेजोनेंस में भी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है 2 नंबर, 2 के बाद क्या आएगा बता दो, 3, 3 के बाद, 3 के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले 4 1। समझ में आ गया आपको? सर हाँ बताइए। सेकंड में जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट है वापस रिपीट कर दीजिए। सेकंड वाले में हाँ सर। सिस्टम है, मतलब जब डबल बॉन्ड और रेडिकल कॉन्जुगेशन में होते हैं तो इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, और इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कितने हाइड्रोजन कार्बन है, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, 3 अल्फा कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये अल्फा अल्फा अल्फा, इस वाले से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, कितना हो गया टोटल, 7 हो गया ना। ये CH3 होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, दिख गया आपको? हाँ सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे इसमें फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उसको सिस्टम मान के नहीं गिनते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन? नहीं, कॉन्जुगेशन में होगा तो पूरा एक सिस्टम मानेंगे, अभी यहाँ पे अलग अलग है ना, ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। सर तो अलग वाले में किसको गिनेंगे, फ्री रेडिकल को? ये रेडिकल को ही सिर्फ गिन रहे हैं, सिर्फ रेडिकल, अच्छा बिकॉज ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं ना। अच्छा पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव को गिनेंगे? हाँ, पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज को गिनते हैं, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर हम लोग सिर्फ रेडिकल को मानेंगे। यहाँ पे तो दोनों एक साथ ही है ना, पूरा एक सिस्टम है, मतलब क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। हाँ सर। ये दोनों कॉन्जुगेशन है, अलग अलग है, तो सिर्फ रेडिकल को मानेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, और इधर इधर देख लो, सिर्फ इसको देखो, यहाँ पे 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, यहाँ पे 4 लिख जाएंगे। हाँ समझा सर, थैंक यू। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये तो भयंकर अनस्टेबल होगा क्योंकि ब्रिज हेड के ऊपर रेडिकल है, ब्रेड्स रूल, राइट। तो 3 तो लीस्ट स्टेबल होगा, यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन 4, 4 के बाद 1, फिर 3, 2 4 1 3। समझ में आ गया आपको? देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लिया अगर आपसे ऐसा पूछा हो, जैसे मैंने कार्बोकैटायन में बनाया था, वैसा ही करना है आपको।
ये आपका 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें 3 साइड से प्लस आई हो रहा है, इसमें 2 साइड से प्लस आई हो रहा है, और इसमें 1 साइड से प्लस आई हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके स्टेबलाइज करेगा ना, इसलिए मैंने बोला 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखा। बताइए 4 में बताइए। हाँ 1 4 2 3 करेक्ट है। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला में रेजोनेंस होगा, एग्री करते हैं आप? रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा, क्या इनमें रेजोनेंस होगा? इज देयर एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट इन दीस टू? नो, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा होंगे यहाँ पे? 1, और इधर कितने अल्फा होंगे बता लो? इधर 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक, ये वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल अनस्टेबल होता है। ये sp2 कार्बन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन और इसको अनस्टेबलाइज करेगा। तो 3 तो लीस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल 1 होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा 1 4 2 3। समझ में आ रहा है आपको? 1 4 2 3 क्लियर? नेक्स्ट, जैसा हमने चालू के टाइम में किया है वैसा ही करना है आपको, सेम उसी तरह से करना है जैसे चालू के टाइम। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इफेक्ट लिख लेना होता है। देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा? डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें भी इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आपको? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका 1 होगा, क्योंकि 1 में आप देख सकते हैं इस कार्बोकेटायन से डायरेक्ट CH3 अटैच है, सॉरी रेडिकल से डायरेक्ट CH3 अटैच है। इन सब में तो पहले ये CH3 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद सप्लाई होगा, जैसा हमने कार्बोकेटायन में बताया था। ये बात समझ में है? पहले ये CH3 बेंजीन को देगा, फिर बेंजीन इसको देगा इलेक्ट्रॉन। मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो आपका लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? 3 लीस्ट स्टेबल में जाएगा।
अब बात ये है कि 2 और 4 में कैसे डिसाइड करेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ऑर्थो पे होता है उतना ही पैरा पे होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो प्लस आई से डिसाइड करेंगे फिर। और प्लस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जो CH3 है वो नजदीक है इस रेडिकल से, और यहाँ जो CH3 है वो दूर है। तो कौन सा CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड में, ये वाला CH3 ज्यादा मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा क्योंकि नजदीक है। तो इसका मतलब 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ये समझ में आ गया बात आपको, 1 2 4 3। नेक्स्ट बताइए, CH3 एंड CD3। मैंने बताया था आपको ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम लगे हुए हैं और यहाँ पे इस रेडिकल से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताना मुझे। अगर ऐसा हो जाए CH3 ओल्ड थ्राइस C रेडिकल एंड CD3 ओल्ड थ्राइस C रेडिकल, अब बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, हाँ हो सकता है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना, ये ऐसा है ना, यहाँ पे 9 अल्फा वाला केस हो गया। तो यहाँ पे SC होगा ना, यहाँ पे SC होगा। और SC किसका अच्छा होता है, CH3 का। जैसा मैंने कार्बोकेटायन में बताया था वैसा ही करेंगे आप। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर प्लस आई था। अभी बताइए, बताइए ऑर्डर बताइए। 9 वाले में क्या लिखा आपने, 9 वाले में क्या देखेंगे, SC से डिसाइड करेंगे और SC आपका CH3 का ज्यादा अच्छा होता है। 10 वाले में मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, प्लस आई से डिसाइड करेंगे। प्लस आई किसका अच्छा होता है, ड्यूटेरियम का। ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फ्री रेडिकल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज कार्बन आयन। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज which are negatively charged। ओके, अब कैसे बनेंगे ये, सपोज मान लिया मैंने, जैसा अभी एग्जांपल लिया था मैंने CH3 इथेन का एग्जांपल लिया था मैंने। अगर ये हेट्रोलिटिक फिजन हो जाए तो एक तो आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा और दूसरा कार्बन आयन बन जाएगा। इस तरह से मुझे बताएंगे कि कार्बन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, काउंट करके बताना।
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेचर कैसा लिखेंगे इनका? नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। थर्ड, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सपोज मान लिया ऐसा है R1, R2, R3, C माइनस, मतलब एक कार्बन आयन है जिससे 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? स्टेरिक नंबर कितना है बता लो? स्टेरिक नंबर कितना है? एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 है ना, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों हो गया? प्लेनर क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करता है, तो LP-BP रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? और यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, क्या ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है? यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने काउंट किया ना उसको हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर हो गया आपका टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा? क्योंकि यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो डायमैग्नेटिक होगा ये। कैसा होगा ये? डायमैग्नेटिक। और सपोज ऐसा है CH3 प्लस, CH3 माइनस और मीथेन, अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे CH4। न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं कैटायन और एनायन से। न्यूट्रल स्पीसीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। अब इन दोनों में अगर आपसे पूछे तो इन दोनों में हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं या तो कैटायन कैटायन में करते हैं या एनायन एनायन में करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि कैटायन एनायन में कंपैरिजन कराए। बट ये बात जरूर है कि ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा CH4, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है। इससे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे एक्सेस चार्ज है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये तो न्यूट्रल था, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो कार्बोकैटायन को क्या प्रॉब्लम होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन। कार्बन आयन में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसके पास जरूरत से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब एक लोन पेयर आ गया ना, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको पता होगा, ठीक है। मतलब अगर कम है तो भी दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? CH4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से परेशान है और ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से परेशान है। अब अगर आपसे पूछा कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करते हैं, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेंगे। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा बताएंगे आप? तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, कोई ऐसा ग्रुप जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक्सेस बर्डन है इसके ऊपर, इसका बर्डन कम कर दे, वो ग्रुप आपको क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक्सेस डेंसिटी है उसको कम कर देगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड कार्बन आयन स्टेबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने बोला। यहाँ पे देखो, जब भी किसी स्पीसीज में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड, सिंगल नहीं है ना, ये तो पेयर्ड है ना, इसकी शादी हो चुकी है ना। देखो यहाँ पे डबल है, ठीक है, ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर अनपेयर्ड है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्या लिखेंगे बताइए? स्टेबलाइजिंग इफेक्ट में क्या लिखेंगे? स्टेबलाइजिंग इफेक्ट में लिखेंगे हम लोग -m -i, -m and -i. So stability of, you can write stability of carbon ion is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron releasing group. अगर कार्बन आयन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप लग जाए, जैसे O-, तो क्या ये स्टेबल होगा? ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अनस्टेबल, और कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे तो ये तो और भी अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ये वही बात होगी कि इसका स्टमक फुल है और एक पर्सन आ गया, उसको 4 थाली और सामने ले गया, और खा लो इसको, तो ये खाएगा क्या? नहीं खाएगा। मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका स्टमक फुल है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सेवेंथ प्रॉपर्टी लिखेंगे, वेदर रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रीअरेंजमेंट सिर्फ कैटायन में होता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोस्ट स्टेबल सबसे पहले लिखेंगे। तो मोस्ट स्टेबल जो कार्बन आयन होता है वो इस तरह से होता है। अगर CH2- कार्बन आयन के साइड में कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, G इज एनी ग्रुप जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो -m कर सकता है, ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन होगी। जैसे यहाँ पे आप NO2 ले सकते हैं, NO2CH2-। बात समझ में आ रहे? मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन क्या होगा? अगर कार्बन आयन के जस्ट साइड में कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर CH2 की बात करें तो CH2- के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, और हमें पता है NO2 एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये -I से भी विड्रॉ करता है, -m से भी विड्रॉ करता है, विड्रॉ करेगा ना, और इस कार्बन आयन को न्यूट्रल बना देगा। देखो बना दिया न्यूट्रल, सी कर दिया ना न्यूट्रल। समझ में आ रहा है बात? तो अगर किसी कार्बन आयन से डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट इज एरोमेटिक एनायन। सपोज मान किसी रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज है और वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो सेकेंड आपका मोस्ट स्टेबल होगा, सेकेंड मोस्ट स्टेबल। थर्ड इज sp anion, next is sp2 delocalized, then is sp2 localized, and last one is sp3. एरोमेटिक एनायन क्यों स्टेबल होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये आपका कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने ये बताया था कि आपको कि ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है।
और अगर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल सिचुएशन की कैटेगरी में आते हैं, स्टेबल होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके साइड वाला जो एटम है वो विड्रॉ करता है, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ विड्रॉ करेगा तो इसको अनस्टेबल कर देगा, बट यहाँ विड्रॉ करेगा तो अच्छी बात है, उसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है बट नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्लियर? अब जैसे मान लिया इस तरह से है आपका, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा है, तो एक में sp वाला विड्रॉ कर रहा है, ज्यादा विड्रॉ करता है, एक में sp2 वाला विड्रॉ करता है जो कम विड्रॉ करता है, क्योंकि sp2 में परसेंट s कैरेक्टर कम है, sp में ज्यादा है, या 50% s कैरेक्टर इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो sp वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा या sp2 वाला एनायन ज्यादा स्टेबल? बताइए। ये आपका जो एनायन है sp एनायन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी sp एनायन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो sp एनायन है, और ये sp2 एनायन है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा और एक लोन पेयर। So sp anion is more stable than sp2 anion. Triple bonded negative charge is more stable than double bonded negative charge. समझ में आ रहा है बात आपको? So इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखें तो हम लोग ये ज्यादा स्टेबल होगा रिलेटिवली, और इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, बट अगर प्लस और माइनस में बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले अनस्टेबल होते हैं, नेगेटिव वाले स्टेबल होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बताइए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए। देखो यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन एंड रेडिकल में बोला था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये ऑर्डर होता है। बताइए कार्बेनाइन में क्या ऑर्डर होगा, बता सकते हैं? एक बार देखना आप। कार्बेनाइन में क्या ऑर्डर होगा? भाई कार्बेनाइन में यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज, यहाँ पे 1 तरफ से हो रहा है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप कार्बेनाइन को स्टेबलाइज नहीं डीस्टेबलाइज करते हैं, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल तो ये है, एटलीस्ट इसमें एक ही तरफ से मार रहा है, इसमें 2 तरफ से इसको मार रहा है, इसमें 3 तरफ से मार रहा है, परेशान कर रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन और बढ़ा रहा है। तो कार्बेनाइन के केस में 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री होगा। ये बात अभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? कार्बोकैटायन और रेडिकल में ये होगा, कार्बेनाइन में ये ऑर्डर होगा। क्लियर है? इसमें ऑर्डर कैसा हो जाएगा? ठीक है, सेकंड वाले में ऑर्डर क्या होगा? सेकंड में बताइए। अच्छा सेकंड में देखना, यहाँ पे sp लगा हुआ है तो अच्छे से विड्रॉ करेगा, यहाँ पे sp2 लगा हुआ है, विड्रॉ करेगा बट थोड़ा कम करेगा, यहाँ ट्रिपल है यहाँ पे डबल, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 sp2 है, मतलब ये भी विड्रॉ करेगा, दोनों साइड से विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे
यहाँ पे तो विड्रॉ नहीं रिलीज करेगा, ये तो रिलीज करने लगा। तो फर्स्ट लीस्ट स्टेबल होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट स्टेबल होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में sp कार्बन है, ज्यादा विड्रॉ करेगा। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे दो तरफ से विड्रॉ कर रहा है sp2, यहाँ पे एक तरफ से कर रहा है 4 और यहाँ पे हो गया 2, 3 4 2 1। बताइए क्लियर है? बताना एक बार, समझ में आ रहा है क्या? सर 4 और 2 का ऑर्डर वापस बताओ ना। 4 और 2, तो 4 में क्या है, कार्बन आयन दो साइड में sp2 ग्रुप लगता है, दो साइड में डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो ये sp2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे एक साइड से कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बन आयन को चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन को कोई विड्रॉ कर ले। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखिए, बताइए थर्ड में बताइए। यहाँ पे रेजोनेंस तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन इसके बाद यहाँ पे एक तरफ से रिलीज कर रहा है, यहाँ पे दो तरफ से रिलीज कर रहा है। CH2 और CH3 रिलीजिंग होते हैं, यहाँ पे प्लस आई एक तरफ से होगा, यहाँ पे दो तरफ से प्लस आई होगा। CH2 का भी प्लस आई होता है, CH3 का भी प्लस आई होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये CH2 ही तो है, CH2 और CH2, और यहाँ पे इधर विड्रॉइंग माइनस आई। अब बताओ ऑर्डर। 1 में तो रेजोनेंस है सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 के बाद 3, क्योंकि 3 में EWG लगा हुआ है, और 3 के बाद आपका 2 के बाद 4। ये दोनों लेस स्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें EI लगा हुआ है। 2 में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, 2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? 1 3 2 4। देखो यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो विड्रॉ करते हैं, और जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जो sp3 आयोडाइड होता है, वो रिलीज करते हैं। यहाँ पे लिख लो आप, sp3 आयोडाइड कार्बन प्लस आइसो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और sp2 आयोडाइड कार्बन और sp आयोडाइड कार्बन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अभी क्लियर हो गया? बताइए। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डबल और ट्रिपल वाले विड्रॉ करते हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट बताइए। बताइए जल्दी से बताइए, ऑल ऑफ यू। ये कैसा है आपका? डबल ए 4 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? एन एयर। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है? एन एयर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये आपका sp3 है, sp3 वाले Na होते हैं, नाम एरोमेटिक होता है। अब एरोमेटिक सबसे पहले आएगा,
तो लिख लेते हैं एरोमेटिक को सबसे पहले 3 के बाद कौन आएगा बताना। अच्छा एंटी एरोमेटिक लास्ट में आएगा, तो एंटी एरोमेटिक वाले को लास्ट में लिख लेते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में पहले कौन आएगा? फोर्थ पहले आएगा, करेक्ट। 4 के बाद सेकंड आएगा, क्योंकि 4 में क्या हो रहा है, 4 में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। 4 में जो कॉन्जुगेशन है वो काफी ज्यादा दूर तक है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब इसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन कम है, नेगेटिव सिंगल डबल, 3 ही एटम तक कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल 5 एटम तक कॉन्जुगेशन। मोर द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबल। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए जी, क्या ऑर्डर होगा? नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैंने जैसा ऑर्डर बताया था, यहाँ पे देखिए CH2 माइनस के साइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, -M। ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन होता है, तो 1 पहले आ गया। फिर ये एरोमेटिक एनायन है, एरोमेटिक एनायन, ये सेकंड नंबर पे आ गया। ये क्या है आपका? sp एनायन है, ये sp एनायन है, sp ट्रिपल बॉन्डेड एनायन, थर्ड नंबर। ये क्या है? डबल बॉन्डेड एनायन है, मतलब ये आपका sp2 डीलोकलाइज्ड है, sp2 डीलोकलाइज्ड इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस अगर सपोज मान लीजिए एक और ऐसा आया था CH2 माइनस, ये भी ले लीजिए, ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे बताना कि आयोडाइजेशन क्या है। क्या ये नेगेटिव चार्ज को हम लोग आयोडाइजेशन में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में। आयोडाइजेशन क्या होगा इसका? sp2, और ये डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो आयोडाइजेशन है इसका आयोडाइजेशन क्या है बताना। यहाँ पे आयोडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे डबल कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे डबल कर देते हैं। अब बताना आयोडाइजेशन sp, इसको बोलेंगे sp2 लोकलाइज्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे sp2 और यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड वाला विड्रॉ कर रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन विड्रॉ कर रहा है। sp2 वाला विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे sp वाला कार्बन विड्रॉ कर रहा है। क्लियर? तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो स्टेबलाइज ज्यादा करेगा। क्लियर है क्या? ये मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बताया, सी ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताया मैंने। मोस्ट स्टेबल दिस, देन एरोमेटिक एनायन sp, देन sp2, देन sp3। सर अपना जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर वापस बताइए ना एक बार। हाँ, क्या फोर्थ भी एरोमेटिक है? नहीं, यही तो बात आप समझ नहीं पाते। फोर्थ एरोमेटिक नहीं है। मुझे बताना, फोर्थ एरोमेटिक सिर्फ ये रिंग है ना, हमें क्या करना होता है? क्या ये फोर्थ में नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? ये बताना मुझे। इज दिस नेगेटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग? नो। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, मतलब इसमें वेरी फास्ट डीलोकलाइजेशन होगा, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। दोनों में डिफरेंस है। इसको हम लोग एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे, रेजोनेंस। इससे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो एरोमेटिक इसको बोलेंगे, इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। फोर्थ में डीलोकलाइज होगा, बट यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर बताया ना आपको, देखो जब ऐसे सिचुएशन में हो जाए कि हमें कई सारे फैक्टर्स आ गए, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा पे जाते हैं, मतलब कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है। तो विड्रॉ करने के लिए कौन ज्यादा डोमिनेंट होता है? sp वाला ज्यादा डोमिनेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात आएगी तो sp ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है देन दिस रेजोनेंस, राइट। दैट्स व्हाई इसलिए मैंने पहले ही आपको यहाँ पे ऑर्डर लिखवा दिया, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। इसी ऑर्डर के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि sp एनायन पहले आएगा, ट्रिपल बॉन्डेड एनायन। sp एनायन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड एनायन,
sp2 का मतलब डबल बॉन्डेड एनायन और sp3 का मतलब सिंगल बॉन्डेड एनायन। अब समझ में आ गया आपको? हाँ, ये ऑर्डर मैंने क्या बताया था, देखो एक स्टूडेंट ने पूछा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज मैंने बताया मोस्ट स्टेबल वो सिचुएशन होगी जब नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, वो मोस्ट स्टेबल सिचुएशन होगा। देन इसके बाद एरोमेटिक एनायन, ऐसा नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। देन ट्रिपल बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज, देन डबल बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? समझ में आ गया बात? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सपोज हम लोग एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? ऑल ऑफ यू, CF3 minus and CCl3 minus. Which carbon ion is more stable? तो यहाँ पे देखिए, इधर आपका क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है और इधर फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? फ्लोरीन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? होगा। सभी स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं ये बात? बताइए, सभी स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं? ओके, बट ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा फैक्टर लिया? -i का फैक्टर लिया। क्या इससे भी ज्यादा कोई ऐसा फैक्टर है जो इससे भी ज्यादा डोमिनेंट है? इससे भी ज्यादा डोमिनेंट वाला कोई फैक्टर दिख रहा है? अगर मैं सेकंड वाले में बताया है, सेकंड वाले में अगर हम देखें, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल ऑर्डर इज CCl3 minus is more stable than CF3. Can anyone tell me why? Anyone? This is actual order. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? This is expected and this is actual order. तो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिखा -i के बेसिस पे लिखा है। यहाँ पे अगर हम CCl की बात करें, CCl बॉन्ड को ध्यान से देखना आप, क्लोरीन के पास क्या होता है? वैकेंट 3D होता है, इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है, और कार्बन के पास क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, इसको अपना बर्डन कम करना था, और इसके जस्ट साइड में एक खाली ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है और अपने बर्डन को कम कर सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगा। आया समझ में? नाउ लेट अस सी द केस ऑफ CF3। क्या CF3 में भी बैक बॉन्डिंग हो सकता है? कार्बन तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है कार्बन के पास, बट क्या फ्लोरीन के पास कोई ऐसा ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को सप्लाई कर पाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर पाए? नहीं, फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या इससे बैक बॉन्डिंग हो पाएगा? क्या कार्बन अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्लोरीन के साथ शेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्लोरीन के साथ तो डायरेक्ट कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर दिया और अपने बर्डन को कम कर लिया, स्टेबलाइजेशन। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं +m। मतलब इसने क्या किया, मेजोमेरिक से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव बहुत ही पुअर इफेक्ट होता है, मतलब ये
ये स्लोली धीरे धीरे ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, स्लोली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, और ये एक ही बार में पूरा काम कर देगा। बात समझ में आ रहा है? एक ही बार में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। तो कौन सा इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअल ऑर्डर लिखेंगे, प्लस एम के ऑर्डर, प्लस एम के अकॉर्डिंग, या फिर माइनस आई के अकॉर्डिंग? प्लस एम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो आपने ऑर्डर लिखा था फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के लिखा था, जो कि गलत ऑर्डर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होता है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो CCl3 माइनस में कार्बन बैक बॉन्डिंग करता है क्लोरीन के साथ, अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर देगा, क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। हाँ, Cl माइनस एम भी शो कर सकता है, माइनस एम। ये माइनस एम, मैंने ये ऐसा बोला कि माइनस एम का मतलब क्या है, ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में सप्लाई कर लिया, अपने ऑर्बिटल में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो माइनस एम ही बोलेंगे इसको। हाँ, Cl बिल्कुल माइनस एम कर सकता है, ऐसे वाले केस में माइनस एम कर सकता है। तो एक के पास लोन पेयर और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, फिर ये B माइनस एम करेगा और A प्लस एम करेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि A ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो A ने प्लस एम किया, और B ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो B ने माइनस एम किया। मतलब Cl माइनस एम भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो Cl कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम, माइनस आई और माइनस एम, तीनों ही चीजें शो करता है Cl। समझ में आएगा? Cl के रेस्पेक्ट में माइनस एम बोलेंगे क्योंकि Cl ने एक्सेप्ट किया, और कार्बन के रेस्पेक्ट में प्लस एम बोलेंगे क्योंकि कार्बन ने रिलीज किया। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सपोज मान लिया इस तरह से हो जाए, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सर और कितने देर क्लास हो गया? बस हो गया, एक और क्वेश्चन है, बस हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना, डोंट वरी। इन दोनों में कंपेयर करना है और इन तीनों का, ये आपका होमवर्क, ठीक है? ये आप होमवर्क में कर लेना, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।